यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कास्ट डाटा को इग्नोर करके कास्ट खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, जातियाँ सोसाइटी में वैसे ही बनी रही। व्यक्ति की जाति आज भी उसकी शादी, नौकरी, स्टेटस और वोटिंग पैटर्न तक तय करती है। राहुल गांधी ने 2023-24 में नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कहा कि भारत में डेवलपमेंट और रिजर्वेशन जाति के अनुपात में मिलना चाहिए। इसका जवाब पीएम मोदी ने चुनावी रैलीज में दिया और कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पे देश को तोड़ रही है। हम गरीबों की मदद करते हैं, जाति के नाम पे नहीं। कई लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन ने जाति को एक पॉलिटिकल कार्ड बना दिया। हर पार्टी ने अपने वोट बैंक के हिसाब से जाति के मुद्दे को चुनना शुरू किया। लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार जैसे लीडर्स ओबीसी एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। 1951 के बाद हर सेंसस में सिर्फ SC ST कास्ट रिकॉर्ड हुई। बाकी ओबीसी या जनरल जातियों का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं कलेक्ट हुआ। क्या आपको पता है कि भारत में आखिरी बार जातियों की पूरी गिनती कब हुई थी? 1931। जी हाँ, ब्रिटिश एरा का वो समय जब भारत की आबादी 27 करोड़ के आसपास थी और ब्रिटिश सरकार ने लोगों का पूरा जाति पेशा का वर्गीकरण किया था। आज भी मंडल कमीशन हो, ओबीसी रिजर्वेशन हो या सामाजिक न्याय की लड़ाई, सब कुछ इसी एक डाटा पर टिका हुआ है। लेकिन सवाल ये है, 1931 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरी एक सदी तक हमने कास्ट को ऑफिशियली रिकॉर्ड ही नहीं किया, और अब 2025 में फिर से कास्ट सेंसस की बात हो रही है। जिसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। And to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included in the census instead of surveys. जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे कास्ट सेंसस की, उसके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और सामाजिक मतलब के साथ। 1931 ब्रिटिश रूल का जमाना, और इसी साल हुई थी भारत की एक ऐसी जाति गणना जो आज भी एक मानक बन चुकी है। सेंसस कमिश्नर JH हुत्तन ने खुद लिखा था, भारत का सामाजिक जाति के बिना अधूरा है। जाति आज भी यहाँ लोगों का प्रोफेशन, उनका सामाजिक स्थान और शादी तक तय करती है। और इसी सोच के साथ 1931 के सेंसस में 4000 से ज्यादा कास्ट को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया। हर आदमी से पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है, पेशा क्या है और तुम किस जाति से हो। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उस सेंसस के मुताबिक अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी देश की लगभग 52% आबादी थे, और यही डाटा आगे चलकर बना एक धमाकेदार पॉलिटिकल मुद्दा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, ब्रिटिश ने कास्ट को इतना सीरियसली क्यों लिया? तो इसका जवाब है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजी हुकूमत जाति के बेसिस पे समाज को डिवाइड करना चाहता था। हिंदू मुस्लिम अलग, अपर लोअर कास्ट अलग, जाति पे आधारित सेंसस उनका एक पॉलिटिकल टूल था। 1931 सेंसस में लोगों की जाति को उनके प्रोफेशन से जोड़ा गया, जैसे लोहार, सुनार, तेली, कुम्हार। हर जाति का काम उनकी सामाजिक पोजीशन के रूप में रिकॉर्ड हुआ। 1951 के बाद हर सेंसस में सिर्फ SC ST कास्ट रिकॉर्ड हुई। बाकी ओबीसी या जनरल जातियों का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं कलेक्ट हुआ। तो 1931 के सेंसस सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल फायर स्टार्टर था, जिसका असर हम आगे मंडल कमीशन से लेकर 21 सेंचुरी में देखेंगे। 1931 के सेंसस के बारे में तो हमने समझा, लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू होता है जब एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को लागू करने का एक बड़ा फैसला। भारत में एक नए PM बने मोरारजी देसाई, और उन्होंने एक बैकवर्ड कमीशन बनाया जिसका काम था ये जांचना कि ओबीसी की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है। इस कमीशन के चेयरमैन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए इसका नाम पड़ा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने डाटा मांगा कि कितने लोग बैकवर्ड्स है, उनकी आबादी क्या है, पर प्रॉब्लम ये थी कि 1931 के बाद कभी कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं था। तो मंडल कमीशन ने 1931 के सेंसस को बेस बनाया। उसके हिसाब से ओबीसी का प्रोपोर्शन देश की आबादी का 52% था, और इसी 52% के बेस पर मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए सरकारी नौकरियों और कॉलेजेस में। अब आते हैं 1990, जब PM VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन अप्लाई कर दी, और यहाँ से भारत की पॉलिटिक्स में भूकंप आ गया। जबरदस्त विरोध हुआ स्टूडेंट के बीच,
लोग सड़क पे आए, अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि कई लोग कहते थे ये जाति के नाम पे वोट बैंक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बैकवर्ड समुदाय के लोग कहते थे ये तो हमारा अधिकार है। इसी एक फैसले ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन, और कास्ट सेंसस का 1931 डाटा बना इसका सेंट्रल वेपन। प्रो रिजर्वेशन में जो लोग थे वे मंडल कमीशन के फैसले को सपोर्ट करते थे। इनका कहना था सोशल जस्टिस जरूरी है, पिछड़ी जातियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, हिस्टोरिकल ऑपरेशन का कुछ तो कंपेंसेशन होना चाहिए। जाति के आधार पे ही तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसी के आधार पे अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी है तो उनके लिए 27% रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। और एंटी रिजर्वेशन में जो लोग थे वे इस फैसले के कठोर विरोधी थे। इनका कहना था मेरिट का खून हो रहा है, डिजर्विंग स्टूडेंट जॉब और कॉलेजेस से वंचित हो जा रहे हैं, रिजर्वेशन का मिसयूज हो रहा है, क्रीमी लेयर वाले लोग ही बेनिफिट ले रहे हैं, जाति के बेस पे नहीं इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। देश में जाति और भेदभाव और बढ़ेगा अगर ये चलता रहा। उनका कहना था रिजर्वेशन ने मेरिट को मार दिया। और इसी टेंशन ने ही 1990 में स्टूडेंट के बीच प्रोटेस्ट, इमोलेशन जैसे एक्सट्रीम केसेस तक ले गया। सबसे यादगार घटना थी राजीव गोस्वामी का सेल्फ इमोलेशन अटेम्प्ट दिल्ली में, जो एंटी रिजर्वेशन आंदोलन का सिंबल बन गया। मंडल कमीशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। मंडल कमीशन, आज भी जब ओबीसी कोटा बढ़ाने की बात होती है, कोर्ट्स और पॉलिसी मेकर के पास सिर्फ एक डाटा होता है 1931 का सेंसस, क्योंकि उसके बाद कभी ऑफिशियल ओबीसी पॉपुलेशन का डाटा आया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन ने जाति को एक पॉलिटिकल कार्ड बना दिया। हर पार्टी ने अपने वोट बैंक के हिसाब से जाति के मुद्दे को चुनना शुरू किया। लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार जैसे लीडर्स ओबीसी एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। बीजेपी ने शुरू में अपोज किया था, लेकिन बाद में वो भी ओबीसी लीडर्स को प्रमोट करने लगी। तो मंडल कमीशन ने एक नई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी और उसकी जड़ थी 1931 का सेंसस। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो क्या 1947 के बाद सरकार ने कास्ट डाटा से हाथ खींच लिया था? क्यों हमने 70-80 साल तक कास्ट का जिक्र ऑफिशियली रिकॉर्ड से हटा दिया? भारत आजाद होने के बाद एक नए संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें समानता, न्याय और भाईचारा जैसे आइडियल्स को सबसे ऊपर रखा गया। नेहरू जी और उनके साथियों का सपना था एक ऐसा भारत जहां कास्ट बेस्ड भेदभाव खत्म हो जाए। उनका मानना था कि अगर हम जाति का जिक्र बार बार करेंगे तो कास्ट और मजबूत होगी। नेहरू का विजन था लेट कास्ट डाई नॉट बी केप्ट अलाइव थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड। इसी विजन के चलते 1951 के पहले इंडिपेंडेंट सेंसस में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि कास्ट एक्सेप्ट SC ST को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पर क्यों SC ST को सिर्फ इंक्लूड किया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें एफर्मेटिव एक्शन का राइट मिला था। SC ST कोटा तभी दिया जा सकता था जब उनका ऑफिशियल डाटा हो, लेकिन ओबीसीज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका ना तो डाटा लिया गया, ना उन्हें रिजर्वेशन मिला, सिर्फ एक जनरल लेवल दे दिया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कास्ट डाटा को इग्नोर करके कास्ट खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, जातियाँ सोसाइटी में वैसे ही बनी रही। व्यक्ति की जाति आज भी उसकी शादी, नौकरी, स्टेटस और वोटिंग पैटर्न तक तय करती है, पर सरकारी रिकॉर्ड्स में उसका कोई जिक्र नहीं था। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स और दलित ओबीसी लीडर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर कास्ट डाटा को दबाया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा जात के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करती रही है, लेकिन पिछड़े समाज के लोग के लिए कुछ नहीं किया। उनका मानना है कि अगर 1951 के बाद कास्ट सेंसस होती तो ओबीसी को पहले ही रिजर्वेशन मिल जाता। आप समझो, अगर आप कास्ट को ऑफिशियली इग्नोर करते हो लेकिन ग्राउंड पे वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, तो आप एक्चुअली मार्जिनलाइज्ड लोगों को उनका हक देने से रोक रहे हो। इस डिसीजन का सीधा इम्पैक्ट मंडल कमीशन पे पड़ा। जब उन्हें 1980 में डाटा चाहिए था तो उनके पास कोई नया डाटा था ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन था 1931 का सेंसस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत ने कास्ट सेंसस से अपना मुंह मोड़ लिया, पर कास्ट रियलिटी से नहीं। और यही कंट्राडिक्शन आगे चलकर बन गया एक पॉलिटिकल माइनफील्ड। तो अब तक हमने देखा कि 1951 के बाद भारत ने कास्ट को सेंसस से हटा दिया,
बस SC/ST की गिनती होती रही, बाकी सबको इग्नोर किया गया। लेकिन क्या सब कुछ रुक गया था? नहीं, बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट कोशिशें हुई, जिनमें सबसे पहला था केरला का 1968 कास्ट सर्वे और दूसरा भारत सरकार का 2011 का बड़ा एफर्ट SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। साल 1968 केरला, जहां एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे स्ट्रॉन्ग था, वहां की लेफ्ट गवर्नमेंट ने पहली बार एक स्टेट लेवल का सर्वे कंडक्ट किया। पीएम थे EMS नंबूद्रिपद, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट लीडर। सर्वे में 199 कम्युनिटीज लिस्ट की गई। इसमें 45 शेड्यूल कास्ट, 20 शेड्यूल ट्राइब और बाकी OBC और जनरल कास्ट का डाटा लिया गया। इस सर्वे का गोल था जानना कि किस जाति के पास जमीन है, कौन पिछड़ा है और किस कम्युनिटी को क्या सुविधा मिल रही है। ये एक प्रोग्रेसिव कदम था, लेकिन नेशनल लेवल पे इस सर्वे का यूज़ नहीं हुआ। ये सिर्फ केरला तक सीमित रहा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा एफर्ट की, SECC 2011। इसका मतलब था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इस सर्विस का एम था जाति के साथ साथ गरीबी, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हाउसिंग जैसे सामाजिक इंडिकेटर्स का डाटा लेना। 24 लाख ब्लॉक्स का सर्वे हुआ, जहां हर ब्लॉक में 125 घर थे। हर घर जाके पूछा गया आपकी जाति क्या है, आपके पास कितनी ज़मीन है, इनकम सोर्स क्या है। डाटा कलेक्ट हुआ डिजिटल फॉर्म में, एक तरह का डाटा रिवॉल्यूशन। SECC का कास्ट डाटा में एक बड़ी प्रॉब्लम आई जब लोगों ने अपनी जाति खुद लिखनी शुरू की। कई लोगों ने अपने कास्ट का गलत, अधूरा या इन्फ्लेटेड वर्जन लिखा। सर्वे में 46 लाख से ज़्यादा कास्ट नेम्स रिकॉर्ड हो गए, तो डाटाबेस को एनालाइज करना मुश्किल हो गया। सरकार का स्टेटमेंट ये था कि डाटा इतना मेसी हो गया था कि हम क्लियर एनालिसिस नहीं कर पाया और इसीलिए SECC के जाति डाटा को कभी पब्लिक नहीं किया गया। बस SC/ST डाटा पब्लिक हुआ, OBCs का डाटा छुप गया और यहाँ से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा शुरू होता है। कुछ पार्टीज ने कहा सरकार जाति डाटा छुपाकर OBCs का हक छीन रहा है। ये सवाल आज भी जनता, एक्सपर्ट और पॉलिटिशियन के बीच डिबेट का मुद्दा है। SECC 2011 ने उम्मीद जगाई थी, पर डाटा को दबाना एक विश्वासघात की तरह महसूस करवाना था। जब SECC 2011 के जाति डाटा को दबा दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सेंसस से कतराने लगी, तब कुछ राज्यों ने अपने वोट बैंक, सोशल जस्टिस और प्लानिंग के लिए कास्ट सर्वे स्टार्ट किया। 2022-23 के बीच CM नीतीश कुमार ने डिक्लेयर किया बिहार अपनी कास्ट सर्वे करेगा, सेंटर चाहे या ना चाहे। सर्वे 2 फेज में हुआ, जिसमें 13 करोड़ लोगों को कवर किया गया और जाति, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंड ओनरशिप, एजुकेशन का डाटा कलेक्ट किया गया, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2023 में निकला। OBC प्लस EBC 63% पॉपुलेशन, SC 20%, STs 1.6%, अपर कास्ट 15.5%। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट था। बिहार ने फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कास्ट डाटा पब्लिक किया। नीतीश कुमार ने कहा ये डाटा सामाजिक न्याय का बेस बनेगा, हम पॉलिसीज जाति के प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाएंगे। बीजेपी ने इसे इनिशियली सपोर्ट किया, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। इससे एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। नीतीश प्लस लालू यादव ने कास्ट सेंसस को PDA वर्सेस NDA नैरेटिव बना दिया। लोकसभा 2024 में ओपोजिशन ने इस डाटा का इस्तेमाल बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी में किया। कर्नाटका कास्ट सर्वे 2015, जो CM सिद्धारामैया के पहले टेन्यूर में कंडक्ट हुआ था, उसका डाटा सालों तक पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि इसे पॉलिटिकली सेंसिटिव बताया गया। ऐसा माना गया कि सर्वे के रिजल्ट में डोमिनेंट कास्ट जैसे बोकालिगा और लिंगायत की पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड से कम थी, जिससे पॉलिटिकल बैकलैशेस का खतरा था। सर्वे के फाइंडिंग्स के मुताबिक कर्नाटका में बोकालिगा कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन 61.6 लाख है, जो कि सिर्फ 10.3% बनती है। वही लिंगायत कम्युनिटी की पॉपुलेशन 66.3 लाख यानी 11% है। ये नंबर्स पहले के एस्टिमेट से काफ़ी कम है, जहां बोकालिगास को 14% और लिंगायत्स को 17% तक माना जाता था। लीक डाटा के मुताबिक कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट SCs की पॉपुलेशन 19.5% है और उनके बाद मुस्लिम 16% के साथ दूसरा नंबर पे है और OBCs की टोटल शेयर 20% तक पहुंचती है। SCs, STs, मुस्लिम और कुरुबस जैसे ग्रुप्स टोटल 47.5% पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं। बिहार और कर्नाटका के बाद तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र ने भी कास्ट सर्वे का रोडमैप तैयार किया। इन सभी स्टेट सर्वे के पीछे कुछ कॉमन पॉलिटिकल मोटिव्स थे। वोट बैंक कंसोलिडेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना कि हम जाति का डाटा पब्लिक कर रहे हैं, आप क्यों नहीं।
बैकवर्ड क्लासेस को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, इस नैरेटिव को पुश करना। लेकिन क्या ये कास्ट सर्वे सिर्फ वोट के लिए हो रहे हैं या फिर सच में सामाजिक न्याय की तरफ कदम है? ये सवाल अब हर वोटर, स्टूडेंट और पॉलिसी मेकर के दिमाग में है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। क्या नेशनल लेवल पे कास्ट सेंसस वापस आने वाला है? क्या 1931 के बाद 100 साल बाद 2025 या 2027 में भारत अपने नागरिकों से फिर से पूछेगा आप किस जाति से हो? जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। Caste enumeration should be transparently included in the census instead of surveys. जब ACCC 2011 का कास्ट डाटा पब्लिक नहीं किया गया और बिहार ने 2023 में अपना कास्ट सर्वे कंप्लीट कर दिया, तब से ही ये मुद्दा नेशनल पॉलिटिक्स में एकदम गर्म हो गया। 2021 से 2024 के बीच कास्ट सेंसस की डिमांड पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में छाई रही। राहुल गांधी ने 2023-24 में नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कहा कि भारत में डेवलपमेंट और रिजर्वेशन जाति के अनुपात में मिलना चाहिए। इसका जवाब पीएम मोदी ने चुनावी रैलीज में दिया और कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पे देश को तोड़ रही है, हम गरीबों की मदद करते हैं, जाति के नाम पे नहीं। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, एएपी जैसे दलों ने ओपनली कास्ट सेंसस की मांग उठाई, कहकर कि बिना डाटा के सामाजिक न्याय एक अंधा तीर है। बीजेपी ने इनिशियली कहा कि ये डाटा मेसी है और समाज को डिवाइड करेगा, लेकिन राइजिंग पॉलिटिकल प्रेशर के बाद पार्टी ने इसे फ्यूचर में केयरफुली कंसीडर करने की बात कही। इंटरनल रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि 2026-27 तक बीजेपी गरीबी बेस्ड कास्ट कैटेगराइजेशन के साथ अपना सेंसस कर सकती है। इसी बीच कोविड के कारण डिलेड 2021 सेंसस को अब 2025 या 26 में कंप्लीट करने की प्लानिंग हो रही है, जिसमें डिजिटल टैबलेट्स और एप्स का यूज होगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कास्ट डाटा का कॉलम नहीं है। कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करते हैं कि ओबीसी कैटेगराइजेशन के लिए एक कॉलम ऐड करने का ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है। अगर ये सेंसस होता है तो इसका असर सिर्फ डाटा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय पॉलिटिक्स का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। ओबीसी की रियल पॉपुलेशन सामने आएगी, रिजर्वेशन की नई मांगे उठेंगे और पटेल्स, मराठा, जाट जैसे डोमिनेंट कास्ट प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। ये फिर से मंडल 2.0 वर्सेस मेरिट डिबेट को जन्म देगा। सपोर्टर्स कहते हैं कि सोशल जस्टिस बिना एक्यूरेट डाटा के इम्पॉसिबल है, जबकि ओपोनेंट्स वार्न करते हैं कि जाति गिनना समाज को और डिवाइड करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत 1931 के बाद जाति को गिनकर पीछे जा रहा है या एक सच्चाई को एक्सेप्ट करके न्याय की तरफ बढ़ रहा है? आपका क्या मानना है? क्या ये सोशल जस्टिस का कदम है या वोट बैंक की और एक चाल? क्या कास्ट सेंसस सिर्फ जाति गिनने का एक टेक्निकल एक्सरसाइज है? नहीं, ये डाटा पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक फंडिंग के असली डीएनए को डिफाइन करता है। चलिए जानते हैं क्यों कास्ट सेंसस इतना इम्पोर्टेंट है और किस तरह ये देश के फ्यूचर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। कास्ट सेंसस का सबसे पहला और बड़ा रिलेवेंस है रिजर्वेशन सिस्टम का फाउंडेशन, जहां एससी, एसटी और ओबीसी को कोटा मिलता है। लेकिन ओबीसी की एक्चुअल पॉपुलेशन का अंदाजा सिर्फ 1931 के आउटडेटेड डाटा पे बेस्ड है। सवाल उठाने लगते हैं, अगर ओबीसी 52% या उससे भी ज़्यादा है तो उन्हें सिर्फ 27% कोटा क्यों? और अगर कोई जाति बैकवर्ड नहीं रही तो क्या उसका कोटा कंटिन्यू रहना चाहिए? दूसरा मेजर पॉइंट है वेलफेयर पॉलिसीज, जैसे जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जिनका सही इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब हमें जाति के बेस पे पता हो कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब और वल्नरेबल है। बिना कास्ट डाटा के स्कीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अंधा होता है और असली बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचता। तीसरा रोल है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का। जाति सेंसस इलेक्शन स्ट्रेटेजी का एक पावरफुल टूल बन गया है। रिलीजन पार्टीज जैसे आरजेडी, एसपी, डीएमके जाति के बेस पे अपने वोट बैंक तैयार करती है। इस डाटा से स्लोगन्स, एलायंसेस और कैंडिडेट्स का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि रिजर्वेशन और बैकवर्डनेस का डिसीजन एक्यूरेट डाटा के बिना नहीं हो सकता। जैसे इंदिरा स्वाने केस में कहा गया कि रिजर्वेशन 50% कैप तक हो अनलेस एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, जो कास्ट डाटा से ही प्रूव होती है। नीट, यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स में क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन जैसी डिबेट भी इसी डाटा पे डिपेंड करती है। और सबसे आखिरी में गहरा रोल है सोसाइटल एम्पावरमेंट का। जाति सेंसस एक मिरर है जिसमें समाज अपनी हालत देख सकता है।
जब किसी कम्युनिटी को पता चलता है कि उनका संख्या क्या है, तब वो अपने राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और अपलिफ्टमेंट के लिए यूनाइटेड होते हैं। ये डाटा उन्हें एक नई लीडरशिप और सामाजिक बदलाव का बेस देता है, एक तरह का एग्जिस्टेंस का प्रूफ, जिससे उनका पॉलिटिकल और सोशल एजर्सन मजबूत होता है। जब भी भारत में इलेक्शन आता है, एक पुरानी डिमांड जिंदा हो जाती है, कास्ट सेंसस की डिमांड। क्या ये सच में सामाजिक न्याय के लिए है या एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक जिससे वोट डिवाइड और पोलराइज किया जा सके? भारत में वोटिंग सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि जाति, बिरादरी और समुदाय के बेस पर होती है। जैसे यूपी में यादव एसपी के साथ, बिहार में कुर्मी और कोरी जेडीयू के साथ, तमिलनाडु में बनियार पीएमके के साथ और राजस्थान में जद वोट्स का स्वय होता है। ये पैटर्न और भी एक्टिव हो जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से ठीक पहले कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाते हैं। जैसे 2010-11 में SCCC, 2023 में बिहार सर्वे, 2024 में कर्नाटका डाटा रिलीज और अब 2025-26 के नेशनल सेंसस प्लान। हर बार डाटा या तो मांगा जाता है, रिलीज होता है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए गरमाया जाता है। कास्ट सेंसस का यूज पॉलिटिकल पार्टीज दो मेजर कामों के लिए करती है। पहला, वोट बैंक कंसोलिडेशन करने के लिए, जैसे अगर किसी जाति की संख्या ज़्यादा निकली तो उनके लिए स्कीम्स या कोटा प्रोमिस कर दिया जाता है। और दूसरा, वोट पोलराइजेशन, जहां एक वोट बैंक को फेवर करने से दूसरा वोट बैंक नाराज हो जाता है, खासकर जनरल कैटेगरी वोटर्स जो ये महसूस करते हैं कि उनका हक छीना जा रहा है। ऐसे में एक तरफ सोशल जस्टिस का स्लोगन चलता है और दूसरी तरफ साइलेंट पोलराइजेशन का गेम। पॉलिटिकल प्लानिंग के लिए ये डाटा एक तरह का गूगल मैप्स बन गया है, जिसमें डिसाइड होता है कि किस रीजन में किस कास्ट को टिकट मिलेगा, किस बूथ पर किस कास्ट का वॉलंटियर लगाया जाएगा। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स भी कहते हैं कास्ट डाटा के बिना कैंडिडेट देना अंधेरे में तीर चलाना जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर कास्ट सेंसस जैसे सेंसिटिव टूल का यूज सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हुआ तो इसका रिजल्ट होगा सामाजिक विकास नहीं, सिर्फ जातीय विकास। जैसे एक सामाजिक एक्टिविस्ट ने सही कहा, हमें डाटा चाहिए न्याय के लिए, ना कि जाति के नाम पे राजनीति करने के लिए। फिर क्वेश्चन उठते हैं, रिजर्वेशन और डेवलपमेंट किसके हिसाब से बनेगा, कास्ट के नाम पे या रीजन के बेसिस पे? तो इतना सब करने के बाद सवाल बनता है, अब क्या कास्ट सेंसस होगा भी? और अगर हो गया तो क्या उससे सोशल जस्टिस मिलेगा या सिर्फ वोट बैंक का डाटा बनेगा? तो मान लीजिए कास्ट सेंसस हो गया, डाटा आ गया, लेकिन अब सवाल है कि उस डाटा का क्या? सबसे पहला रिएक्शन होगा कोटा बढ़ाओ आंदोलन, जहां अगर ओबीसी की संख्या 50% से ज़्यादा निकली तो रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग होगी। SC/ST सब ग्रुप इंटरनल कोटा मांगेंगे और जनरल कैटेगरी बैकलेस करेगी, कहकर कि मेरिट खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 50% रिजर्वेशन कैप भी क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन जैसे डिबेट से हिलेगा। कास्ट डाटा के बेस पर सरकार नए सब ग्रुप जैसे क्रीमी ओबीसी वर्सेस पसमंदा ओबीसी बनाएगी। जैसे आंध्रा में OBC A, B, C, D है, जिससे एक तरफ स्पेसिफिक टारगेटिंग पॉसिबल होगी, लेकिन दूसरी तरफ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये डाटा एक नया मैनिफेस्टो टूल बन जाएगा, जहां वोट बैंक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टारगेट किए जाएंगे। जैसे कुर्मी 10%, लोडी 4%, कोरी 7%, उनके लिए अलग स्कीम्स और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और डीप हो जाएगी। ये एक तरह सोशल जस्टिस का जरिया बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी को और ज़्यादा कास्ट ब्लॉक में डिवाइड भी कर सकता है। आखिर में सब कुछ डिपेंड करता है डाटा के इस्तेमाल पर। अगर इसका यूज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के लिए हुआ तो न्याय मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ चुनावी पॉलिटिक्स के लिए हुआ तो ये एक और डिवाइड का कारण बनेगा। कास्ट सेंसस एक तलवार की तरह है, सही हाथों में गया तो न्याय, गलत हाथों में गया तो टूट गया समाज। तो अब फैसला आपका है, क्या ये सेंसस भारत में सच में सामाजिक सुधार लाएगा या सिर्फ एक वोट बैंक्स का पावरफुल हथियार बनेगा? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये कास्ट सेंसस पर बेस्ड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक बार ज़रूर देखिए मेरा पिछला वीडियो, जिसमें मैंने बात की थी हिंदू मुस्लिम वायलेंस और उसके पीछे की असली पॉलिटिकल चालबाजियों की। क्योंकि आज के इंडिया में चाहे जाति हो या धर्म, दोनों का यूज़ वोट के लिए हो रहा है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।